सच कहूं तो मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हमारे लिए लोकल टैवर्न से खाना मंगवाया। इज़ैक की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्या खाना? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तभी सामने से एक लड़की आती है, सिर झुकाकर बोलती है, हमने ये खाना खास आपके लिए तैयार किया है ताकि आपके ट्रायल्स आसान हो। कृपया खाइए। आइजैक थोड़ा चौंक जाता है। क्या? फिर उसके चेहरे पर हल्की सी समझदार मुस्कान आती है। तो वो इंतजार नहीं कर रही थी, खुद हमारे पास चली आई। कुछ ही देर में सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसी वक्त इज़ैक का एक टीममेट शंकित होकर कहता है, शूरी, तुम्हें नहीं लगता इज़ैक कुछ ज्यादा बदल गया है? शूरी आंखें मूंद कर गहरी आवाज में जवाब देता है, उसे अनदेखा करो। लेकिन आइजैक तो जैसे एकदम नया रूप ले चुका है। वो लड़की को इशारा करते हुए बोलता है, सुनो, मेरे पानी में डस्ट है, दूसरा लाओ। ये स्क्वायर प्लेट मुझे पसंद नहीं, बदलो इसे। खाना ठंडा है। लड़की घबराकर बार बार दौड़ती है। जी हाँ। इज़ैक की आंखें ठंडी और निर्दयी। नमक बहुत है और तुम्हारी सांसें सुनाई दे रही हैं। सांस लेना बंद करो। लड़की की आंखें भर आती हैं। वो रूंधी आवाज में कहती है, जी हाँ। पास खड़ा डेरेक हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और आगे इशारा करके कहता है, सुना नहीं, हमारे लॉर्ड आइजैक ने कहा है, दूसरा लाओ। उसका साथी दोनों हाथ आपस में भिड़ाते हुए बोला, क्यों उसे दोबारा पूछने पर मजबूर कर रहे हो? लड़की कांपते हुए बुदबुदाती है, ये पागल लोग उसके साथ क्यों हैं? और फिर धीरे से माफी मांगती है, आई अपोलोजाइज। वो एक बड़े बोल में खाना लेकर झुकती है, लेकिन मन में सोचती है, पहले इन परेशान करने वाले कीड़ों को रास्ते से हटाना होगा। वो मीठी आवाज में कहती है, कृपया खाइए पैलेडिन्स, आप थक गए होंगे। डेरेक हाथ उठाकर रोक देता है, हम उसके लिए हायर्ड हुए हैं, हम उसका खाना नहीं खाते। लड़की का चेहरा थोड़ी देर के लिए असहज हो जाता है। फिर भी, और यहीं असली सच सामने आता है, वो कोई आम लड़की नहीं, ये है डीमन ऐश, जिसने अपना रूप बदल रखा है। वो अंदर ही अंदर दांत पीसती है और चेहरे पर मजबूर मुस्कान लाती है। शहर तभी सुरक्षित रहेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। ये खाना मैंने खुद आपके लिए बनाया है, कृपया खाइए। लेकिन दिल के भीतर उसकी खौलती सोच गूंज रही है, खाओ, कमबख्त खाओ। पीछे से अचानक आइजैक की आवाज गूंजती है, अरे फिर तुम ही क्यों नहीं खा लेती? ऐश हल्का सा चौंकती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। आइजैक होंठों पर एक डरावनी मुस्कान लाता है, आंखों में चमक, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जहर नहीं है? ऐश के चेहरे पर इरिटेशन की लहर दौड़ जाती है, दांत भींचते हुए मन ही मन, ये छोटा हरामी। आइजैक के टीममेट्स बेचैन होकर बीच में कूद पड़ते हैं। हे, बस करो आइजैक, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, तुम उससे इस तरह क्यों उलझ रहे हो? उनमें से एक गुस्से में बोल उठाता है, तुम्हें उसका अपमान करने का हक नहीं। हम साबित करेंगे कि वो निर्दोष है। और बिना सोचे समझे सभी उस खाने को मुंह में ठूंस लेते हैं। कुछ ही पलों बाद उनके चेहरे पीले पड़ने लगते हैं, पसीना बहने लगता है, आंखें धुंधली होने लगती हैं। वो जमीन पर गिरते हैं तड़पते हुए। शूरी हड़बड़ाकर दौड़ता है। दोस्तों, इज़ैक धीरे धीरे उठता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे यही चाहता हो। अच्छा हुआ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। वैसे भी मुझे इन्हें गिराना ही था। उसका डीमन स्पिरिट झुककर पूछता है, मास्टर, क्या हमें स्पिरिट को बुलाकर इन्हें शुद्ध करना चाहिए? आइजैक अपनी हाथ फैलाकर आदेश देता है, नहीं, छोड़ दो, इन्हें सबक सीखने दो। डीमन स्पिरिट अचानक कुछ महसूस करता है। उसका चेहरा हैरानी से फैलता है। ये जहर, ये होली माना को डार्क माना में बदल देता है। इज़ैक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगले ही पल उसके चेहरे पर लालच भरी खुशी झलकती है। क्या सच? ये घटिया होली माना अब ग्लोरियस डार्क माना में बदलेगा? डीमन स्पिरिट उत्साह में सिर हिलाता है। हाँ मास्टर, ये एक पैरासिटिक पॉइजन है। आइजैक की आंखों में पागलपन उतर आता है, होठों से लार टपक पड़ती है। मतलब मैं होली एम्पायर के भीतर डार्क माना का पूरा फार्म बना सकता हूं। लेकिन तभी ऐश अचानक अपनी डिस्गाइज से बाहर आती है। उसकी असली शक्ल, डिमोनिक ऑरा और डार्क माना का सैलाब पूरे हॉल में छा जाता है। वो चीखती है, तुम बिल्कुल बेकार हो नालायक पावरलेस ब्रैट।
उसके चारों ओर से दबाव इतना बढ़ जाता है कि सबके शरीर दूर फेंक दिए जाते हैं। फिर भी इज़ाक खामोश खड़ा रहता है। धीरे से हाथ उठाता है, होठों से लार पोंछता है और ऐश की ओर ठंडी नजरों से देखता है। ऐश अपनी डिस्गाइज पूरी तरह तोड़ देती है, हाथों में डार्क माना का विशाल गोला बनाती है। उसकी आवाज धमकती है, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगी। डेरेक और उसका साथी दबाव से जूझते हुए दांत पीसते हैं। ये कमीनी, ऐश तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, इसलिए विरोध मत करो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक चमकदार रोशनी उस पर पड़ती है। ऐश हैरान होकर आंखें ढकती है। ये क्या? उसी पल आइजैक अपनी गोल्डन शेकर उठाता है और ऐश पर झपटता है। ऐश एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है, फिर तेजी से पीछे हटती है। हमला जमीन से टकराता है और पूरी जमीन हिल जाती है। ऐश हंसते हुए पीछे हटती है। हाँ, ऐसे ही मेरे पीछे आओ बच्चा। डेरेक और उसका साथी तलवारों के हत्थे कसते हैं। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इज़ाक हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर पीछे देखता है। मैं इन बेचारे साथियों को ऐसे ही बेबस कैसे छोड़ दूं? ये तभी टिक पाएंगे अगर तुम उन्हें अपना माना दोगे। डेरेक और उसका साथी उसके झूठी एक्टिंग में फंस जाते हैं। आंखों में गर्व चमकता है। लॉर्ड आइजैक, हम इन प्रीस्ट का ख्याल रखेंगे। वो दोनों सल्यूट मारते हैं। इज़ाक की आंखों में शैतानी चमक झलकती है। बहुत बढ़िया, अब मैं और भी कलेक्ट कर पाऊंगा। कुछ वक्त बाद डेंस जंगल के भीतर ऐश उसका इंतजार कर रही है, आंखों में तिरस्कार, होठों पर व्यंग्य। कितना मूर्ख है तू, बिना किसी एस्कॉर्ट के अकेला यहां चला आया। वो अपना हाथ गाल पर रखती है और आइजैक को ऐसे देखती है जैसे कोई नासमझ बच्चा सामने हो। इज़ाक के दांत भींच जाते हैं। हाँ, मूर्ख तो हूं, लेकिन इंसानों को निगलने से पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए था कि मैं कौन हूं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। उसने गरजते हुए कहा, घुटनों पर आओ। ऐश अचानक कांप उठती है। उसके घुटने जबरदस्ती जमीन पर टिक जाते हैं। वो पसीने से तरबतर हो जाती है। उसकी सांसें भारी। ये मना, ये तो स्केलेटन किंग जैसा। उसके सामने खड़े इज़ाक के पीछे एक विशाल स्केलेटन जैसी आकृति उभरती हुई महसूस होती है, मानो उसका पूरा शरीर उसी ऑरा में लिपट गया हो। ब्लैकिश रेड डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर से उपनकर चारों तरफ फैल रही थी। ऐश की आंखें चौड़ी। धत्त, ये तो तभी मुमकिन है जब इसने स्केलेटन किंग का टुकड़ा निगल लिया हो। मेरे किंग का शरीर। वो पागलपन से चीखते हुए आइजैक की ओर झपटती है। रुको मेरे किंग, मैं इसे फाड़ दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। लेकिन अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका डार्क माना इज़ाक के होली माना से टकराता है और रुक जाता है। अगले ही पल आइजैक अपने अंदर का डार्क माना पूरी तरह अनलीश कर देता है। ऐश को ऐसा महसूस होता है जैसे स्केलेटन किंग खुद अपने हाथों से उसे कुचलने की कोशिश कर रहा हो। वो दर्द से चिल्लाती है, उसका शरीर बिखरता हुआ कांपता है और फिर पूरी ताकत टूट जाती है। ऐश जमीन पर गिर पड़ती है, हाँफती हुई, असहाय और डर से भरी। इज़ाक की आवाज बर्फ जैसी सख्त थी। मूर्ख, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा असली किंग कौन है। उसने अपने हाथ फैलाया और अचानक उसके पीछे भयंकर आग का गोला हवा में प्रकट हुआ। उसकी गर्म लपटों से पूरा जंगल थर्रा उठा। कुछ ही पलों में वही जंगल जो पहले गूंज रहा था अब पूरी तरह शांत और सुनसान लगने लगा। डीमन स्पिरिट खुशी से उछल पड़ा। मास्टर, अद्भुत, ये तो 5वीं रैंक का मैजिक था, मगर ताकत 7वें सर्कल जितनी। इज़ाक की नजर चारों ओर घूमी, होठों पर हल्की मुस्कान। सच में होली और डार्क माना को मिलाना कमाल का खेल था। उसने एटीट्यूड से पोज मारा और मन ही मन सोचा, मैं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं। शायद इसी वजह से देवताओं ने मुझे इंसान बनने लायक नहीं समझा। अचानक पीछे से टूटी हुई आवाज आई। ऐश जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, शरीर कांप रहा था, आंखें खाली। माय किंग, डीमन स्पिरिट थोड़ा असमंजस में बोला। मास्टर, अब इसका क्या करें? कहीं आपने इसे तोड़ तो नहीं डाला? इज़ाक ने हल्की हंसी दी। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? वो आगे बढ़ा, हाथों से ताली बजाई और ऐश को होश में आने पर मजबूर। जैसे ही वो संभली, तुरंत घुटनों पर गिर पड़ी और जमीन पर सिर झुका दिया। मेरे किंग, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं एंटीडोट ले आऊंगी। इज़ैक मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया, आंखों में तेज चमक। उसकी जरूरत नहीं, बस जिन पैलेडिन्स को तुमने किडनैप किया है उन्हें यहां लाओ। तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। ऐश ने सिर उठाकर हक्का बक्का देखा। क्या? आइजैक की आवाज और भी सख्त हो गई। और सबसे जरूरी बात, मुझे एविडेंस चाहिए। मिसिंग पैलेडिन्स काफी नहीं है, मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए पेंटागन में। ऐश की आंखों में घबराहट फैल गई। एविडेंस? आइजैक ने डेविलिश मुस्कान दी, उंगली आगे बढ़ाई और ठंडी आवाज में कहा, एविडेंस ये कि मैंने एक डीमन को गिराया 2 दिन बाद। एक लंबी वुडन टेबल के दोनों ओर शूरी और डेरेक आमने सामने बैठे थे। शूरी ने माथे पर हाथ रखा, चेहरा परेशान। दत्त, आइजैक, तेरे साथ हुआ क्या है? कमीने, डेरेक हल्की नकली मुस्कान के साथ बोला। हमने उस पर ट्रैकर लगाया है, चिंता मत कर, लॉर्ड आइजैक इतना आसानी से हारने वालों में से नहीं। शूरी ने दोनों हाथ जोड़े, दांत पीसते हुए कहा, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। मेजेस बार बार सर्चेस पर निकल रहे हैं, और वो भी बड़े फॉर्मल तरीके से। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करते। डेरेक ने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, जहां से वो गुजरा था वहां खून मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया। वो और कहता, तभी पीछे से दरवाजा खुला। आइजैक कंधे पर भारी पोटली लटकाए अंदर आया। ठंडी आवाज गूंजी, आई एम बैक। शूरी ने बिना ध्यान दिए सहजता से कहा, हाँ वेलकम, और फिर अचानक जम गया। तू कमीना! शूरी चीख पड़ा। डेरेक चौंक कर खड़ा हुआ। लॉर्ड, आप ठीक हैं? आइजैक ने खून से दागी हुई पोटली जमीन पर फेंकी। हियर, एंटीडोट। शूरी ने कांपते हाथों से पोटली खोली, अंदर देखा, और उसकी आंखें सफेद हो गईं। अंदर ऐश का सिर पड़ा था, ठंडी निर्जीव आंखें। शूरी का गला सूख गया। वो चिल्ला उठा, ये क्या है? आइजैक कंधा दबाते हुए बेहद सहज बोला, वो किडनैपर का सिर, वही एविडेंस जिससे पेंटागन में हमें परफेक्ट स्कोर मिलेगा। डेरेक हक्का बक्का रह गया, जबकि शूरी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। डेरेक टूटी हुई आवाज में बोला, पैलेडिन, हमारे मिसिंग कॉमरेड्स का क्या हुआ? इज़ाक ने जमाई ली। अरे वो भारी थे, मैंने उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया, जाकर निकाल। इतना कहते ही दरवाजा धड़ाम से खुला। डेरेक का एक साथी भागता हुआ अंदर आया, सांस फूलती हुई। बॉस, हमारे मिसिंग कॉमरेड्स लौट आए हैं। सॉल, केन और जेन भी सब वापस आ गए। शूरी ने कांपती आवाज में आइजैक की ओर देखा। तो फिर ये सिर्फ... आइजैक कूल पोज में बैठ गया, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, होंठों पर ठंडी मुस्कान। सही पकड़ा, मैं गया था वहां और किडनैपर का सिर लेकर लौटा। शूरी और डेरेक दोनों अविश्वास में चिल्ला उठे, तुम अकेले गए मेजेस की लैंड में? ये कैसे हो सकता है? आइजैक होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान लाता है, मन ही मन सोचता है, ये सही तरह से कहना जरूरी है। फिर धीरे से बोलना शुरू करता है, असल में हुआ ये था, उन्होंने सुना था कि हम मिशन पर निकलने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हमें किडनैप करके होली एम्पायर से सौदा करेंगे। ये कहकर कि उन्होंने हमें डीमंस से बचाया। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ता है। वो औरत जिसने हमें ड्रग किया था, वो एक मेज थी। उसका इरादा था हमें बेहोश करके आर्केन एम्पायर को बेच देना। हाँ, ट्रैफिकिंग करना चाहती थी, क्योंकि हम सब बहुत कीमती हैं। अब सोचो, कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खैर, जब मैंने कहा कि मैं सैंक्टा सीडीज को रिपोर्ट कर दूंगा, तो वो तुरंत डर गई। हाँ, पोप का नाम ही काफी है। इज़ाक फिर धीमे स्वर में जोड़ता है, उसने खुद बताया कि पैलेडिन्स कहाँ कैद है, और तो और सीक्रेट वे भी बता दिया जो सिर्फ मेजेस को पता था। शुक्र है पैलेडिन्स अब तक इमरजेंसी रेशन की तरह जिंदा थे। मैंने सबको बाहर निकाल लिया। वहां एक डीमन उन्हें हॉस्टेज बनाए बैठा था, उसे मैंने सोते वक्त ही खत्म कर दिया। इतना लंबा चौड़ा किस्सा सुनकर शूरी और डेरेक का चेहरा सख्त हो जाता है। दोनों की आंखों में डिसबिलीफ। आइजैक अपनी गोल्डन शेकर दिखाते हुए मुस्कुराया, क्या विश्वास नहीं हो रहा? दिखाऊं क्या? मैंने ये सब कैसे किया? शूरी ने छाती पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया, अरे रहने दो, किसे परवाह है, असल में हुआ क्या? डेरेक ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मैं तो मानता हूं। लेकिन शूरी हल्का परेशान होकर बोला, लेकिन ये मूव बहुत रैश था। अकेले अंदर चले गए? कुछ भी हो सकता था। इज़ैक की आंखें चमक उठी। उसने छाती पर हाथ रखकर बड़ी शिद्दत से कहा, मैं मजबूर था,
ये बेहतर था बजाय मेजेस से लड़ाई करने के। अगर फाइट होती तो कैजुअलिटीज और बढ़ती, और फेथ का गार्डियन होकर मैं ये कैसे होने देता। दूसरी तरफ सारे पैलेडिन्स वापस आ चुके हैं, थके हुए बिस्तरों पर लेटे मगर जिंदा। डेरेक ने आंखें बंद करके राहत की सांस ली। आवाज भावुक हो गई। वाकई तुम्हारे भीतर गहरी आस्था है। इतनी तारीफ सुनकर इज़ाक मुस्कुराया और उंगली से अपनी नाक सहलाने लगा। शूरी ने तिरछी नजर से देखा। क्या बकवास कर रहे हो इज़ाक? इज़ाक ने ठंडी निगाह से पलटा। अपनी जुबान संभालो। शूरी ने नाक दबाई, फिर धीरे से बोला, हाँ, कम से कम तुम सलामत वापस आ गए। मेजेस जो तुम्हें ढूंढने आए थे उन्हें भी डर था कहीं तुम किडनैप ना हो गए हो। इज़ाक ने दोनों हाथ फैलाए, आंखें तिरछी की और हंसकर कहा, बुलशिट, वो कमीने प्रीस्ट की फिक्र करते हैं। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तुम बहुत हार्श हो। आइजैक पलटकर देखता है। दरवाजे से 2 मेजेस अंदर आ चुके थे। उनमें से एक ने गंभीर आवाज में कहा, हम यहां इसलिए आए कि डर था डीमंस ने तुम्हें पकड़ लिया होगा। हम यहां तुम्हारे ताने सुनने नहीं आए। इज़ाक चुपचाप उन्हें घूरता है, मन ही मन सोचता है, क्या बकवास। ये उदास चेहरे वाले कमीने माना कोर्स की गंध सूंघते हुए यहां चले आए। मेज आगे बोला, कृपया हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। रिपोर्ट मिली है कि यहां डीमन था। इज़ाक ने आंखें सिकोड़कर जवाब दिया, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मेज ने फिर कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां कहीं माना कोर मौजूद है। आइजैक ने हल्की सांस छोड़ी। इम्पॉसिबल, शायद तुम में से किसी का होगा। और समझदारी दिखाओ, डीमंस इतनी आम चीज नहीं कि हर जगह मिल जाए। और यह भी सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जैसे ट्रेनी ने किसी डीमन को गिरा दिया होगा? दोनों मेजेस थोड़ी देर खामोश रहे, फिर एक ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, कोई ट्रेनी डीमन के सामने सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी शक। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, फिर भी कुछ तो गलत है। हलक ने साफ कहा था कि यहां डीमन होगा। शूरी ये सुनकर चौंक पड़ा। मन ही मन सोचा, हलक, ये मेरे चौथे चाचा का नाम है या फिर बस एक कॉमन नेम? आइजैक ने टेबल पर हाथ पटका और शूरी की ओर देखा। ठीक है, अब मुझे आराम चाहिए। सब ऑर्गेनाइज करो, मैं आराम करने जा रहा हूं। शूरी अचानक गुस्से से खड़ा हो गया। अरे, बात खत्म नहीं हुई इज़ाक। हे कमीने, हमें प्रॉपर जवाब दो। लेकिन इज़ाक उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और वहां से चलता बना। कुछ देर बाद आइजैक एक छोटी हट के सामने पहुंचता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है। धीरे से गेट खोलते हुए वो अंदर झांकता है और बुदबुदाता है, अब शुरू करते हैं। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर जमीन पर टिकी। ऐश घुटनों के बल बैठा कांप रहा था, जिंदा लेकिन टूटा हुआ। इज़ाक की ठंडी आवाज गूंजी, यहां का हिसाब भी खत्म करने का वक्त आ गया। अब सीन शिफ्ट होती है 2 दिन पहले। जंगल में इज़ाक की आवाज गूंजी, मुझे उन डीमंस को गिराने का सबूत चाहिए। ऐश की टूटी हुई आवाज कांपी, सबूत? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इज़ाक झुककर उसकी आंखों में देखता है। वो जिसने 14 साल पहले एजोर ट्रेनीज को निगला था, वो तुम नहीं थे, है ना? ऐश का चेहरा सख्त हो गया, उसका शरीर जड़ हो गया। इज़ाक हल्की हंसी के साथ बोला, इतना कमजोर कोई इंसान वो काम नहीं कर सकता। 14 साल पहले भी तुम रिलाई जैसे को गिरा नहीं सकते थे। अगर मैं तुम्हारा सिर लेकर जाऊं तो सब समझेंगे मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं। ऐश का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। इज़ाक ने और भी धारदार लहजे में कहा, तो जा, मुझे सबूत ला दें। उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। मुझे ऐसा सिर चाहिए जिसे लेकर सैंक्टा सिटीज जा सकूं। वापस प्रेजेंट में इज़ाक एक बैरल पर बैठा, हाथ बांधे सोच में डूबा था। सामने ऐश कांपते हुए जमीन पर झुका हुआ था। इज़ाक की आंखों में ठंडी चमक थी। सोचने वाली बात है, तुम वाकई उस असली डीमन का सिर लेकर आ गए। पूरी तरह मूर्ख नहीं हो, पास हो गए। ऐश डर से कांपते हुए जमीन पर और झुक गया। तो आपको पहले से पता था कि वो कौन था? इज़ाक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, एक औरत, और वो मॉन्स्टर जो हमेशा उसके साथ रहता है। फिर होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। तुम्हें लगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेंट ने क्यों कहा कि 14 साल पहले वाला तुम ही थे? ऐश ने सिर झुकाए फुसफुसाकर कहा, नहीं, सच कहूं तो वो मेरी बहन थी। उसने अपने मॉन्स्टर को भेजा था शिकार के लिए, वही मारता और खाता था। आइजैक की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। अगर तुम दोनों बहनें हो तो एनर्जी भी मिलती जुलती होगी, तभी उन्होंने गलती से तुम्हें समझ लिया। इसका मतलब हमने उसी को गिराया।
जिसने रिलाई की पार्टी को निगल ली। उसने और करीब झुककर पूछा, मुझे और जानकारी चाहिए। डीमंस की हायरार्की अभी कैसी है? ऐश ने कांपते हुए जवाब दिया, फेक स्केलेटन किंग 9th सर्कल के ट्रू डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। उसी ने आदेश दिया था सेंट को मारने का और स्केलेटन किंग की शक्तियां इकट्ठा करने का, क्योंकि वो देवताओं से लड़ाई में बहुत कमजोर हो गया है। इज़ाक की आंखें सिकुड़ी। और देवता? वो अभी क्या कर रहे हैं? आयश हकलाती आवाज में बोली, मैं ज्यादा नहीं जानती, मगर शायद उन्हें गहरी चोट लगी है, इसलिए वो खामोश है। आइजक की आंखों में बीते सालों की परछाइयां चमकी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये तो अजीब है। क्या सेल्फ डिस्ट्रक्ट ने सच में इतना नुकसान किया? देवता 150 साल तक चुप नहीं बैठ सकते। उसके चेहरे पर अंधेरी छाया छा गई। उन्हें तो सारी दुनियाओं को छानना चाहिए था मेरी सोल को ढूंढने के लिए। सील खाली पड़ा है, ये उन्होंने देखा ही होगा। चाहे सोल की मूवमेंट छूट गई हो, मगर खाली सील तो किसी की नजर में आया ही होगा। धीरे धीरे उसके होठों पर एक शैतानी कर्व आया। तो क्या मेरी जगह कोई और सोल रखा गया है? कोई उच्च जीवन रूप डार्क माना के साथ, या स्केलेटन किंग जैसी कोई और तबाही, या शायद कोई और गॉड? अगर ऐसा है तो मजेदार होगा। मुझे ये जरूर देखना होगा। आइजैक ने सीधा ऐश की ओर देखा। तुमने कहा था तुम्हारा नाम ऐश है? ऐश जमीन पर झुकी, आवाज तेज थी। हाँ मेरे किंग। इज़ाक ने उंगली तानकर आदेश दिया, जाओ डीमंस के बीच लौट जाओ। मेरी आंखें और कान बंद कर। कुछ देर बाद कुछ लोकल लोग आइजैक के सामने इकट्ठा हो गए। उनमें से एक आदमी रोते हुए झुककर बोला, धन्यवाद लॉर्ड आइजैक, हम आपके इतने बड़े एहसान को कभी चुका नहीं सकते। आपने अकेले उस डीमन को गिरा दिया और हम सबको बचा लिया। इज़ाक के चेहरे पर गर्व भरी हल्की मुस्कान फैल गई। उसने हल्की हंसी छोड़ी और सहजता से कहा, चिंता मत करो, हम बस अपना काम कर रहे हैं। आइजैक के सामने डेरेक और उसके साथी भावनाओं में बह गए थे। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। डेरेक जोर से बोला, तुम सच में एज्योर घराने के हो लॉर्ड आइजैक। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक साथी हकबकाकर बोला, हम कभी तुम्हारा कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। उसने तो हमारे लोगों की भी जान बचाई। डेरेक अचानक गंभीर हो गया। उसकी आवाज आदेश जैसी गूंजी, पैक म्यूल्स। जवाब तो साफ है। तभी सारे पैक म्यूल्स नाइट आगे बढ़कर आइजैक के सामने आया। इज़ाक हल्का सा चौंक गया। डेरेक और सारे नाइट्स घुटनों पर झुक गए और एक स्वर में बोले, हम वहीं जाएंगे जहां आप हमें ले चलेंगे। इज़ाक के मन में एक हल्की हैरानी उठी। ओ, ये तो उम्मीद नहीं थी। उसके होंठों पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। मतलब मुझे ये सब सच्चे सोल्जर्स भी मुफ्त में मिल गए। पूरे महाद्वीप में इनके कनेक्शंस हैं। इंटेल और मोबिलिटी दोनों ही अच्छे हैं। सिर्फ 11 लोगों को बचाकर इतना बड़ा फायदा, यह सौदा तो कमाल का है। तभी उसकी नजर पीछे खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसकी आंखें तिरछी हो गईं। इतना छोटा बच्चा भी था और ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? डेरेक हंसकर बोला, आप उसे नहीं जानते लॉर्ड, जानकर हैरान रह जाएंगे। वो बच्चा बेफिक्री से आगे आया और हंसी ठिठोली में बोला, हेलो, मैं हूं आर्केन एम्पायर का सबसे छोटा प्रिंस हाइबेरियस। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। इज़ाक के भीतर एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में हैरानी दौड़ गई। क्या बकवास, प्रिंस? उसके दिमाग में तुरंत फ्लैश हुआ। तो ये वजह थी कि वो मेजेस इतने हेल्पफुल थे। उनके ही एम्पायर का प्रिंस कैप्चर हो गया था। क्या जैकपॉट मिला है? प्रिंस की मासूम लेकिन दिल से भरी आवाज गूंजी। मैं तो सोचता था कि सारे हेलेंस कमीने हैं, लेकिन तुम जैसे लोग भी हैं। तुमने मेरी जान बचाई है। आइजैक चुपचाप उसे देखता रहा। प्रिंस ने फिर बात जारी रखी, सैंक्टा सेडिस वाले हरामखोरों से कंपेयर करो तो और साफ हो जाता है। उन्होंने असली रेस्क्यूअर्स भेजने की बजाय तुम्हें जैसे ट्रेनीज को भेजा था नाइट्स को बचाने के लिए। इज़ाक के मन में हल्की मुस्कान आई। ये छोटा कमीना कुछ ज्यादा ही समझदार है। प्रिंस फिर मुस्कुराकर बोला, उन सबसे अलग तुम सच में पवित्र हो। मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका दो। इज़ाक के होंठों पर वही तंज भरी थोड़ी डरावनी मुस्कान लौट आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक हो गई। हाँ, तुम सोचते हो तुम मेरी मदद कर सकते हो? दूसरी तरफ कार्डिनल गोल्ड के कक्ष में एक मैसेंजर झुककर बोला, लॉर्ड कार्डिनल, एज्योर टीम क्रसंदिया में दाखिल हो चुकी है। मेजेस की वजह से उन पर नजर नहीं रख पाए, मगर वो अपने मिशन एरिया तक पहुंच गए हैं। कार्डिनल शांति से सुनता रहा। पास खड़ा एक प्रीस्ट बोला, मुझे तो लगा था पैक मूल्स उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, तो वो सच में वहां तक पहुंच गए। एक इन्फॉर्मेंट ने धीरे से जोड़ा,
लेकिन लगता है आइजैक जोशुआ अकेला ही अंदर गया है। कार्डिनल की आंखें सिकुड़ी। अकेला? प्रीस्ट हल्की हंसी दबाकर बोला। वो पैक म्यूल्स को कभी काबू में नहीं कर सकता। हमने भी कोशिश छोड़ दी थी। कोई संभावना नहीं है कि वो मिशन पूरा करेगा, और जिंदा लौटने का तो सवाल ही नहीं। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया। हमने पहले ही इंतजाम कर दिया है कि वो लोग हेला में वापस ना आ सके। कार्डिनल ने गहरी सांस ली। जोशुआ के चौथे ने मुझसे कहा था कि वो अपने इलाके में घुसे नेफ्यूज को ठीक से एंटरटेन करेगा। वो जरूर मेजेस का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर देगा। प्रीस्ट ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस शायद आइजैक की मदद करे? ऐसा लगता है उन्हें उसमें दिलचस्पी है। कार्डिनल का जवाब ठंडा और सीधा था। नहीं, प्रिंस के पास इस समय रिसोर्सेज नहीं है। क्रसांदिया होली एम्पायर और आर्केन एम्पायर के बीच कंटेस्टेड क्षेत्र है। वहां अगर वो कोई हरकत करेंगे तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकता है, और अगर किसी चमत्कार से आइजैक सक्सीड भी कर गया, एंश्योर करो कि वो हेला लौटने ना। प्रीस्ट ने झुककर कहा, यस माय लॉर्ड। कार्डिनल के होंठों पर मजाकिया मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, मुझे तो पहले ही दिख रहा है एजुर्स के मुंह पर कैसी शर्म लिखी जाए। दूसरी तरफ आइजैक उसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में तेजी, चेहरे पर एक कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन, और फिर होंठों पर एक टेढ़ी ट्विस्टेड ग्रिन फैल गई। उसके ख्याल जैसे हवा में गूंज उठे। वो शायद यही सोच रहा होगा, इसलिए मुझे उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। वो अपनी टीम की तरफ देखता है, आंखों में डिटर्मिनेशन की आग। अब तुम्हें दिखाता हूं मेरा सीक्रेट वेपन, वो भी सैंक्टा सीडीज की कमर तोड़ने के। साथियों में से एक हैरानी से चिल्लाया। उनकी आंखें फैल गईं। ये आर्केन एम्पायर का सबसे छोटा प्रिंस है। पूरा ग्रुप जम गया। डिसबिलीफ हर चेहरे पर साफ लिखा था। शूरी अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें आइजैक पर टिकी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। इसका मतलब क्या है? फिर गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो क्या आइजैक? कौन दुश्मन देश के प्रिंस को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है? प्रिंस ऑकवर्ड हंसी छोड़ता है, थोड़ा शर्मिंदा होकर। इसलिए तो मैं अपनी पहचान छुपाता हूं। सरप्राइज हो गए ना मूर्ख क्लैरिक्स? इसके लिए माफी चाहता हूं। आइजैक सीना तान कर खड़ा रहा, चेहरा कॉन्फिडेंट, ग्रिन और भी खतरनाक। शूरी का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने इसे किडनैप तो नहीं किया? प्रिंस हंसते हुए हाथ हिलाता है। किडनैप? बिल्कुल नहीं। आइजैक पीछे से लालची और खतरनाक नजर से प्रिंस को देख रहा था। उसके होंठों से मैलिस टपका। अब तो सैंक्टा सीडीज की शामत है। हमने सिर्फ नाइट्स को नहीं बचाया, अब उन्हें हमें ऑनर करना ही पड़ेगा। एक टीममेट का मन डर से कांप उठा। उसने बुदबुदाया, कहीं हमारे साथ ही गड़बड़ न हो जाए। आइजैक ने अपनी टीम की ओर पलटकर देखा। चेहरा ठंडा मगर आंखों में कैलकुलेशन चमक रही थी। उसकी मुस्कान चालाक थी। पॉलिटिक्स का पहला रूल, अपने दुश्मन को कर्जदार बना दो। इस प्रिंस को बचाने का मतलब है पूरा आर्केन एम्पायर हमारा एहसान मानेगा। कमरा एकदम खामोश हो गया। उसकी बात सब पर भारी पड़ रही थी। टीम के चेहरों पर बस स्टन्ड एक्सप्रेशन था। शूरी के अंदर पैनिक फैल गया। तुम प्रिंस के सामने ये सब बोल नहीं सकते कमीने। लेकिन प्रिंस का चेहरा खिल उठा। वो इम्प्रेस्ड नजरों से आइजैक को देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में एक बेहतरीन टैक्टिशियन हो। शूरी हताशा में सोचता रह गया, ये भी पागल है। उसने अपना सर पकड़ लिया, चेहरा थका और परेशान। तो तुम ये अनाउंस करना चाहते हो कि हमने आर्केन एम्पायर का प्रिंस को बचाया और अब हम विजय के साथ वापस लौटेंगे? आइजैक ने बस एक उंगली होंठों पर रखी। डेविलिश ग्लिंट उसकी आंखों में चमकी। चुप रहो, अभी किसी को मत बताना। यही वजह है कि मैंने तुम सबको यहां बुलाया। उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। आवाज और भी सिनिस्टर हो गई। वो झुककर बोला, फेथ ऑफ गोल्ड ने हमारी मिशन बर्बाद करने के लिए ट्रैप लगाए होंगे। सोचो जरा, अगर प्रिंस उन्हीं में से किसी ट्रैप में फंसा हो तो? कमरे में फिर साइलेंस छा गया। उसकी बात सबके दिमाग पर उतर रही थी, लेकिन प्रिंस ये सब सुनकर भी उसकी आंखों की चमक जरा भी कम नहीं हुई। वो ऑलमोस्ट उत्साह में बोला, तुम अद्भुत हो, मैं तुम्हारे लिए आग में भी कूद जाऊंगा। आइजैक का चेहरा और डार्क हो गया। आंखें सिकुड़ी, उंगलियां क्रैक की, होठों पर मेनेसिंग ग्रिन फैल गई। चलो अब सच में उन गोल्ड वाले कमीनों की हालत खराब करते हैं। कुछ देर बाद आइजैक, शूरी और प्रिंस
तीनों एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। माहौल थोड़ा भारी है, लेकिन आइजैक की आंखों में हल्की सी चालाकी चमक रही है। आइजैक धीरे से बोलता है, वो सिर्फ हमें जाल में नहीं फंसाना चाहते, बल्कि आर्केन एम्पायर के प्रिंस को भी। जाहिर है ये सब जानने के बाद आर्केन और होली एम्पायर दोनों पीछे पड़ेंगे, पता लगाने के लिए कि ये सब करवाया किसने था। वो एक हल्की मुस्कान के साथ आगे जोड़ता है, और जब पता चलेगा कि ये ट्रैप हाउस ऑफ गोल्ड ने बिछाया था, तो सोचो उनके चेहरे पे क्या गुजरेगी। शूरी उसकी बात को पकड़ लेता है, लेकिन जरा संदेह में, मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन कार्डिनल बेरेट कोई ऐसा वैसा नहीं है जो अपने खिलाफ सबूत छोड़ जाए। इजाक शांत लहजे में बोलता है, कोई बात नहीं, उसके पास एक साथी है। शूरी चौंकता है, साथी? तुम्हारा मतलब? अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। तुम मेजिस को इस्तेमाल करने वाले हो? इजाक कुर्सी से उठता है, चेहरा थोड़ा सख्त, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग। उन्होंने मेरे साथ उलझने की हिम्मत की है, अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। शूरी तुरंत पूछता है, तो फिर क्या करोगे? आइजैक के चेहरे पर एक अजीब सी ऑलमोस्ट क्रिंजी मुस्कान फैल जाती है। फिर अचानक वो दोनों हाथ हवा में फैला देता है। प्रिंस भी उसी अंदाज में उठकर वहीं पोज मारता है, जैसे सब समझ गया हो। बिल्कुल सही कहा भाई। शूरी तो एक पल को ठहर ही गया, उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया हो। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये पागल हो गया है? और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सभी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। इज़ाक का एक साथी खिड़की के पास भागता है। क्या था ये? क्या हो रहा है? बाहर दूर जंगल से काला धुआं उठ रहा है। वहीं तो है मेजिस का कैंप। तभी उनके पीछे से आइजैक की आवाज गूंजती है, जो पहले वार करता है वही जीतता है। उस हरामी मेजिस को देखो, मेरी माना कोर पर नजर डाली थी उन्होंने, अब भुगतो। आइजैक प्रिंस का हाथ खींचता है और गेट की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है, मर जाओ कमीनो। शूरी घबरा जाता है, ये पागल हो गया है। दूसरी ओर मेजिस के कैंप में चारों ओर तबाही मची है। कोई घबरा कर चिल्ला रहा है, घात लगाई गई थी, हमारी सारी माना कोर्स तबाह कर दी गई, हमारे मैजिक टूल्स भी टूट गए हैं। उनका लीडर सन्न रह जाता है। क्या ये एजर के ट्रेनीज थे? क्या उन्हें पता चल गया था कि हम हमला करने वाले हैं? लीडर पलटकर अपने लोगों से चिल्लाता है, उन प्रीस्ट हरामियों पर हमला करो। तभी उनके सामने कोई चिल्लाता है, रुको। सब ठिठक जाते हैं। सामने इज़ाक खड़ा था, एक क्रीपी सी मुस्कान के साथ। इज़ाक मुस्कुराते हुए प्रिंस को आगे धकेलता है। अब बारी तुम्हारी है प्रिंस। प्रिंस भी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरामियों? जानते भी हो किस पर हमला कर रहे हो। मेजिस थोड़ा घबरा जाते हैं। आइजैक अब भी प्रिंस को पकड़कर खड़ा था, और तभी शूरी पीछे से हांफता हुआ पहुंचता है। मेजिस में से कोई चौंक कर बोलता है, क्राउन प्रिंस, ये तो वही है, लेकिन वो इन प्रीस्ट के साथ क्यों है? प्रिंस इधर आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे। प्रिंस के गले पर तलवार तान कर इज़ाक गुर्राता है, अगर इस बच्चे की जान की परवाह है तो जो कुछ है सब दे दो। उसके चेहरे पर एक लालची पागल सी मुस्कान उभरती है। और प्रिंस, वो तो जैसे इस पूरे ड्रामे का मजा ले रहा है। हाँ, दे दो सब कुछ। कोई जवाब नहीं देता। इज़ाक अब दांत भींचते हुए गुस्से से चिल्लाता है, सुनाई नहीं देता हरामियों? जो कुछ है सब दे दो। शूरी ये सब पीछे से देख रहा है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, प्लीज इस कमीने को ऊपर उठा ले। मेजिस उलझन में थे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। आइजैक फिर से गरजता है, प्रिंस का सिर उड़ते देखना मंजूर है? प्रिंस दोनों हाथ फैलाकर मस्ती में चिल्लाता है, तैयार हो? एक मेज घबरा कर सोचता है, प्रिंस इनके साथ क्यों है और खुद को क्यों पकड़वा रखा है? ये तो अकेले कई लड़ाकों को गिरा सकता है। वो अपने साथी को देखता है, जरूर इनके पास प्रिंस की कोई कमजोरी है, हमें उसे बचाना होगा। पीछे शूरी तलवार निकालने ही वाला था कि तभी किसी की आवाज आती है, अरे सुनो, जोशुआ के डिसेंडेंट, शांत हो जाओ, बात करते हैं। लेकिन आइजैक तलवार सामने दिखाता है, बात छोड़ो, मैंने कहा था जो कुछ है सब दे दो। उसी वक्त एक मेज अपना ऑरा छुपाते हुए चुपचाप आइजैक के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में चिंता है। वो हाथ बढ़ाता है, प्रिंस मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। लेकिन प्रिंस जैसे पूरे सीन से ब्लैंक आउट हो गया। उसका चेहरा एकदम फनी बन चुका है और फिर वो गुस्से से चिल्ला उठता है, बेवकूफो,
क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे बचा भी नहीं पा रहे और खुद को आर्केन एम्पायर के मेज कहते हो। वो मेज जो पीछे से आया था एकदम सदमे में चले जाता है। उसकी उम्मीदें चूर चूर हो गईं, लेकिन वो हार नहीं मानता। घबराते हुए वो फिर से प्रिंस की ओर हाथ बढ़ाता है। यहां पकड़ो मेरा हाथ प्रिंस, जल्दी। प्रिंस इस बार भी नाटक करता है, इधर उधर उछलता कूदता आइजैक से चिपक कर खुद को बचाता है, जैसे उस मेज से कोई जानलेवा डर हो। बेवकूफ कहीं के, फिर आइजैक के पीछे छुप जाता है। अब उस मेज की आंखें जैसे बाहर निकल आई हों। प्रिंस एक नकली मुस्कान के साथ हाथ जोड़ते हुए बोलता है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आर्केन एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूं और तुम्हें आदेश देता हूं। आइजैक के कंधे पर चढ़कर प्रिंस चिल्लाता है, जो कुछ भी है नीचे रखो और निकल लो। आइजैक भी उसी क्रीपी हंसी के साथ दोहराता है, निकालो सब हरामियों। सामने खड़े मेजेस का लीडर फंस सा गया है। मन ही मन सोचता है, वह हमारे एम्पायर का भविष्य है। मुझे नहीं पता यहां चल क्या रहा है, लेकिन हमें उसकी बात माननी ही होगी। और फिर सभी मेजेस जमीन पर एक एक करके अपनी माना कोर्स रखने लगते हैं। जो कहोगे वो करेंगे, बस प्रिंस को छोड़ दो। आइजैक की आंखों में लालच उतर आता है। उसके मुंह से लार टपक रही है और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, माना कोर, माना कोर, माना कोर। पीछे से डीमन स्पिरिट थोड़ा घबरा कर फुसफुसाता है, शांत हो जाइए मास्टर। आइजैक अब खुलकर हंसता है, बहुत बढ़िया, इतनी ईमानदारी पर एक बार को माफ कर देता हूं। मेजेस अब गुस्से से दांत भींच लेते हैं, उनकी रगें तन चुकी हैं। आइजैक ने अपने दोनों हाथ आपस में भींच लिया, वही डरावनी हंसी के साथ। लेकिन एम्पायर को बताऊंगा जरूर कि तुम लोग हम पर हमला करने वाले थे। तभी एक मेज झट से मुंह बदलता है। अब एक झूठी मुस्कान ओढ़कर बोलता है, कोई गलतफहमी हो गई है, हम तो बस डीमंस का शिकार कर रहे थे। आइजैक फिर भी हंसता है, डीमंस का शिकार कर रहे थे? प्रीस्ट मारने वाले हथियार लेकर? क्या सच में प्रिंस की लाश एम्पायर ले जाना चाहते हो? यह सुनकर मेज का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो मन ही मन बुदबुदाता है, हरामी कमीना। आइजैक मुस्कुराकर कहता है, और क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। प्रिंस अब भी आइजैक के कंधे पर बैठा पूरे चिल मोड में उसकी बात दोहराता है, दफा हो जाओ। कुछ देर बाद आइजैक अपने कमरे में एकदम बिस्तर पर लौटा हुआ और उसके चारों ओर माना कोर्स बिखरी पड़ी हैं। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, माना कोर, माना कोर, माना कोरी। हर चीख में लालच, जुनून और सनक का मेल। प्रिंस कुछ दूरी पर खड़ा है और आंखों में चमक लिए हुए आइजैक को देख रहा है। तुम्हारी नजर गजब की है भाई। आर्केन एम्पायर की माना कोर्स होली एम्पायर से कहीं ऊंचे दर्जे की है। उनका रंग देखो, उनकी खुशबू और वो मार्बलिंग। आइजैक अभी भी दीवाना होकर हंस रहा है, लार टपकाते हुए। प्रिंस फिर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि होली एम्पायर में कोई इनकी कद्र करेगा, लेकिन तुम जैसे नगीने को देखकर लगता है हाउस ऑफ एज्योर कुछ अलग ही मिट्टी का बना है। दूसरे बेड पर शूरी बैठा है और मन ही मन सोचता है, एक और पागल। प्रिंस अचानक चिल्लाता है, कुछ भी कहो भाई, जोशुआ के लोगों को मैं बड़े इनाम दूंगा जब एम्पायर लौटूंगा। आइजैक अब भी बिस्तर पर लौटा हुआ मुस्कुराता है। ओह, सुनकर अच्छा लगा। प्रिंस फिर एक नया ऑफर लाता है, भाई कभी आर्केन एम्पायर में शामिल होने का सोचा है? हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। शूरी पीछे से थककर सोचता है, बस करो पागलो। शूरी अब और सह नहीं पाता, वो सीधा आइजैक को पुकारता है, आइजैक मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइजैक पलटता है, उसके मुंह से अभी भी लार टपक रही है। शूरी नाराज होकर कहता है, पहले लार पोंछ लो। फिर एक गंभीर लहजे में आगे बढ़ता है, क्या तुम वाकई पेट्रियार्क को बताने वाले हो कि ये सब हमारे फोर्थ अंकल ने करवाया था? आइजैक अपने गाल पर हाथ रखकर एकदम से चील की तरह बोलता है, बिल्कुल, मुझे सारी कंपटीशन हटानी है। शूरी घबराते हुए बोला, अगर तुम गलत निकले तो बड़ी मुसीबत में फंसोगे। तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने कभी फोर्थ अंकल को देखा ही नहीं, लेकिन वो कुछ और ही स्तर का इंसान है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इस बार तुम सच में मारे जाओगे। आइजैक अब उठकर बैठ जाता है, एक हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, सबूत चाहिए? फिर उसे याद आता है वो मेज की बात। अरे तुम जोशुआ के डिसेंडेंट, शांत हो जाओ। आइजैक मुस्कुराता है, उस हरामी ने हमें जोशुआ के डिसेंडेंट कहकर बुलाया, इसका मतलब
वो पहले से जानता था हम कौन हैं। शूरी फौरन जवाब देता है, क्योंकि हम जोशुआ के डिसेंडेंट हैं और हमारी शक्ल ही हमें बाकी सबसे अलग कर देती है। इज़ाक अचानक हंसते हुए शूरी की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर वही हमेशा वाली बेहूदगी। तू क्या बोल रहा है? तू तो दिखता ही ऐसा है जैसे कचरे में लौटा हो। वो बाल, उस रंग को देखकर कौन सोचेगा कि ये जोशुआ के डिसेंडेंट है। शूरी के चेहरे पर जैसे तमाचा पड़ गया हो। हंसी के पीछे छुपी सच्चाई सीधे दिल में चुभती है। आइज़ाक एक गहरी सांस छोड़ता है। इस बार उसका लहजा थोड़ा गंभीर होता है। उसने पहले से ही पहचान लिया था हमें। शूरी की आंखें भीग चुकी हैं। चेहरा गुस्से और बेइज्जती से जल रहा है। उसकी आवाज कांपती है। बस कर कमीने, अब और मत बोल। ये सब चौथे चाचा का ही काम है, वरना आर्केन के हरामी कैसे जान सकते थे कि हम ट्रेनीज में हैं। अचानक आइज़ाक शूरी का कंधा कसकर पकड़ता है और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठती हैं। होश में आ किम शूरी, तेरा चाचा तुझे मारना चाहता था। तुझे लगता है तेरे बाप को पता चलेगा तो वो चुप बैठेगा? वो तो पूरी दुनिया उलट देगा। शूरी आंखें बंद करके धीरे से सांस छोड़ता है। उसे पता नहीं है, उसे कैसे पता होगा, लेकिन तभी उसका दिमाग जैसे रुकता है। आंखें फट जाती हैं, सांसें अटक जाती हैं। रुक, ये कमीना। आइज़ाक अब शूरी की तरफ उसी डरावनी मुस्कान के साथ झुकता है। शायद उसे सब पहले ही पता है। एज़्योर, गोल्ड, क्राउन और सैंक्टा सीडीज सबकी बैंड बज चुकी होगी। दूसरी तरफ सैंक्टा सीडीज की शांत माहौल में अचानक एक गूंज उठती है। तुमने क्या कहा अभी? एज़्योर के सारे ट्रेनीज जिंदा लौट रहे हैं? एक प्रीस्ट दंग रहकर पूछता है। दूसरा प्रीस्ट सिर झुकाकर बोलता है, हाँ, और उनकी गिनती अब ज्यादा है। उन्होंने अपहृत लोगों को भी बचा लिया है। पहला प्रीस्ट गुस्से में झपटता है। और मेजिस क्या कर रहे थे उस वक्त? पीछे बैठा कार्डिनल गोल्ड बिना बोले, दांत भींचे, सब सुन रहा है। उसका चेहरा सख्त है, पर आंखों में हलचल साफ दिखती है। मन ही मन सोचता है, चौथे जोशुआ और मेजिस ने क्या किया था? और वो लड़का, वो जिंदा कैसे वापस आ? दूसरा प्रीस्ट धीरे से बोलता है, उन्होंने कहा हमला नहीं कर सके। पहला प्रीस्ट चौंक जाता है। क्या? क्यों नहीं? उत्तर आता है, क्योंकि आर्केन एम्पायर का प्रिंस उन्हीं लोगों में से था जिन्हें एज़्योर ट्रेनीज ने बचाया। हम प्रिंस कौन? ब्रिटानिया का आखिरी प्रिंस, हाइबरस ब्रिटानिया। फिर दूसरा प्रीस्ट एक और खबर सुनाता है, और आइज़ैक जोशुआ ने मेजिस पर आधिकारिक जांच की मांग की है। वो ये पता लगाना चाहता है कि प्रिंस की हत्या की साजिश किसने रची थी। ये सुनते ही कार्डिनल गोल्ड का दिमाग सनक जाता है। वो मन ही मन गरजता है, तो अब ये चाल चलेगा वो हरामी। प्रिंस बीच में आ गया तो पूरा मामला पलट जाएगा। जांच जरूर होगी, और अगर उंगलियां मेरी तरफ उठी तो मैं फंस जाऊंगा सीधे राजकुमार की हत्या की साजिश में। उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में बदल जाते हैं। जहर भरी सोचें उबल पड़ती हैं। बाप और बेटा दोनों ही मनहूस हैं। और तभी एक सैनिक भागता हुआ भीतर आता है। लॉर्ड कार्डिनल, बुरी खबर। जोशुआ के पेट्रियार्क खुद इलायशुआ बेरिट में आ चुके हैं और सीधा बवाल कर रहे हैं। वो अपने चौथे बेटे की मांग कर रहे हैं, अभी के अभी। अब कार्डिनल गोल्ड का चेहरा सफेद पड़ चुका है। आंखें बंद करके वो मन ही मन कहता है, अब दादा भी आ गया। तीनों आ गए। कुछ देर पहले राजधानी रोमन होली हेलेन एम्पायर में इलायशुआ, जोशुआ का पेट्रियार्क, गुस्से से कांप रहे हैं। उनके हाथ में आइज़ाक का भेजा हुआ लेटर है। ग्रैंडपा, मैं मरते मरते बचा। हमारे चौथे चाचा ने मेजिस के साथ मिलकर हमें मरवाने की कोशिश की। इलाय आंखों में आग लेकर बुदबुदाते हैं, उस सन की हरामी की। दूसरी ओर आइज़ैक पूरे मस्ती में हंस रहा है। यही उम्मीद थी ग्रैंडफादर से। मुझे पता था वो अलग ही लेवल का है, पर मुझे नहीं लगा था कि पोप के शहर में ही बवाल काट देगा। उसी वक्त एसली इज़ैक के सामने चुपचाप आकर खड़ा होता है। माय लॉर्ड, और फिर एकदम से घुटनों पर गिर जाता है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे भाई की मौत का बदला लिया, जिसे 14 साल पहले मार दिया गया। आइज़ैक चौंक जाता है। क्या? मन ही मन बड़बड़ाता है, मुझे तो पता भी नहीं था। फिर हल्के झेंपे अंदाज में मुस्कुराकर बोलता है, ओह, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर वो एसाइली से पूछता है, बाकी सब कैसे हैं? एसाइली मुस्कुराता है, पेट्रियार्क जैसे ही, बस लॉर्ड गोयल किसी और बात पर गुस्से में। कुछ देर पहले
गोल गुस्से में आगे बढ़ते हुए उंगली ताने चिल्लाता है। उस सनकी ने आइजक को नहीं, अपने ही भतीजे को मारने की कोशिश की। रिले परेशान होकर कहता है, आइजक भी तो उसका भतीजा है भाई। गोल चीखता है, उसके बालों का रंग अलग है। रिले ठंडे स्वर में जवाब देता है, सिर्फ बाल ही नहीं, चेहरे भी अलग हैं। गोल गुस्से से चिल्लाता है, चुप हो जा। तभी दोनों की नजर बेंजामिन की ओर जाती। लॉर्ड बेंजामिन, पूरा मामले का फाइनेंस संभालने वाला शख्स, बिल्कुल ठंडी आवाज में घोषणा करता है, चौथे लॉर्ड की सारी संपत्ति जला दी गई है। अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ था सोसाइटी को वापस लौटा दिया जाए। और उधर इज़ैक पूरा चौंक जाता है, अरे यार, सब नहीं तो थोड़ा मुझे ही दे दो। एसली की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो इज़ैक की तरफ देखता है। हर नए साल पर जोशुआ की हर पीढ़ी एक साथ मिलती है मेरे लॉर्ड, और सच कहूं ये बात मुझे बहुत असहज कर देती है। फिर वो हल्के डर में झुककर बोलता है, लगता है चौथे लॉर्ड सच में आपको मारना चाहते हैं। वो पेट्रियार्क बनने को लेकर इतने बेकाबू हो चुके हैं कि शायद अभी से रास्ता साफ करना चाहते हैं। इज़ैक जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, आराम से एक बेंच पर बैठा है, चेहरे पर वही बोरियत भरी मुस्कान, आवाज में वही बेपरवाही। चिंता मत करो, मरने का इरादा नहीं है मेरा। फिर थोड़ी देर सोच में डूब जाता है। लेकिन अजीब बात है, किसी और जगह पर अब तक तूफान मच जाना चाहिए था, और यहां सब कुछ शांत है। अचानक हवा में एक मैजिक सर्कल फट से प्रकट होता है, रोशनी से चमकता हुआ। एसिली वहीं ठिठक जाता है। हैरानी में उसके मुंह से निकलता है, ये तो समनिंग होली स्पेल है। आइजैक एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में थे, तभी तो समनिंग स्पेल का इस्तेमाल कर डाला। तभी आग की तरह दाखिल होता है रेड हाउस का वो कार्डिनल लियोन सेपेट। इज़ैक की कॉलर सीधी पकड़कर घसीटते हुए चिल्लाता है, तूने कहा था कुछ मजेदार दिखाएगा मुझे। इज़ैक बिना डरे हंसता है, तो फिर तसल्ली हुई ना, मेरा प्यारा आर्केन प्रिंस बहुत एंटरटेनिंग है। सेपित की आंखों में गुस्से की लपटें दौड़ती हैं। वो दांत भींचता है, फिर थोड़ा पीछे हट। क्या सूझा था तुझे? आर्केन एम्पायर के प्रिंस को यहां लाकर तू सोच क्या रहा था? इज़ैक कंधे उचकाता है, क्या तुम्हारी मदद ही तो कर रहा। कार्डिनल का चेहरा सुलग उठता है, मदद? तू मजाक कर रहा है? कुछ दिन पहले की बात, कार्डिनल को इज़ैक का लेटर मिला। मेजेस शायद प्रिंस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, कृपया इंटरोगेशन में माहिर रेड हाउस इनसे सच्चाई निकलवाए। कार्डिनल लेटर पढ़कर सोचता है, ये सब तो साफ है, ये चाल पोप और चौथे जोशुआ की है। वो आइजक को हमेशा के लिए तोड़ना चाहता। फिर एक हल्की शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। थैंक्स टू उस मूर्ख आइजक, अब मैं गोल्ड और एजर जैसे ताकतवर हाउसेस को घुटनों पर ला सकता हूं। ये मौका काफी है 14 डीमंस को भी फेस करने के अधिकार के लिए। लेकिन तबाही की असली शुरुआत इंटेरोगेशन रूम में होती है। प्रिंस सामने कुर्सी पर बैठा है और पूरा इंटेरोगेशन रूम सन्नाटा छोड़ चुका है। प्रिंस दहाड़ते हुए चिल्लाता है, इसे एम्पायर कहते हो तुम, ऐसे बारबेरिक तरीके अपनाकर? फिर बेड पर लौटते हुए जैसे कोई नाटक कर रहा हो, रुको, तुम मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो? मेरे अधिकार कहाँ हैं? सारे प्रीस्ट्स ऐसे ही होते हैं क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे भाई आइजक के बारे में पूछने की? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? वो उंगली उठाकर चीखता है, एजर का नाम तुम्हारी जैसी नीच नस्लें जाने, बहुत छोटी औकात है तुम्हारी। इतनी बेइज्जती सुनकर इंटरोगेशन में आए एक इंक्विजिटर का पारा चढ़ जाता है। मुझे छोड़ो भाई, मैं इस कमीने को खुद मार दूंगा और सीधे नरक चला जाऊंगा। दूसरा घबरा कर रोकता है, काम डाउन मैन, रोक खुद को। और जैसे ही उनमें से एक प्रिंस के पास आता है, प्रिंस तुरंत उसके हाथ पर काट लेता है। इज़ैक के सामने खड़ा कार्डिनल रेड अब भी सब कुछ देखकर सोच रहा है, इस नालायक ने खुद इंट्रोगेशन के लिए प्रिंस भेजा ताकि फेथ ऑफ गोल्ड डर के मारे कांप उठे। उन्हें जबरदस्ती झुकाने की बजाय उन्हें अंदर से तोड़ने का तरीका, और ऊपर से प्रिंस जिसे कोई इरादा ही नहीं सहयोग करने का। गोल्ड अब पैनिक मोड में होगा, पूरी एम्पायर में हलचल मच चुकी होगी। फिर मन ही मन सोचता है, साले तू हमें इस्तेमाल कर रहा था? कार्डिनल रेड जोर से गुर्राता है, तुझे लगता है कि तू ऐसे ही बच जाएगा आइजक? माहौल एकदम टेंस हो जाता है। एसिली तुरंत अलर्ट हो जाता है, अपनी तलवार का हत्था कस लेता है। कार्डिनल एकदम सख्त लहजे में कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे लोग इतनी मुश्किलों से गुजरे। आइजैक वही पुरानी ठिठोली वाली हंसी के साथ कहता है, ओह सच में?
तुम्हें यह सब बुरा लग रहा है? मुझे तो लग रहा था तुम्हें तो अपने आदमियों की पेन भी बहुत मजेदार लगती है। कार्डिनल का चेहरा ठहर जाता है, जैसे कुछ समझ ही ना आया हो। हाउ ऑड। और फिर एक पल में वो अपना असली चेहरा दिखा देता है, एक विकृत मुस्कान, और अपनी शरीर से प्योर क्रिम्सन ऑरा रिलीज करता है। अब तक किसी ने ये नहीं पहचाना था मुझ में। एसिली कांप उठता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, घुटनों पर गिर पड़ता है। उसका शरीर उस डरावने ऑरा को सह ही नहीं पा रहा। लेकिन आइजैक अब भी वैसे ही बैठा है, बिल्कुल शांत। कार्डिनल उसकी तरफ झुककर फुसफुसाता है, क्या एज्योर के पेट्रियार्क ने तुम्हें सब बताया था? एक ट्रेनी को गायब करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। कौन था जिसने तुम्हें खबर दी? आइजैक अब अपनी जगह से धीरे धीरे उठता है, चेहरे पर वो पुराना कॉन्फिडेंट लुक लौट आता है। अगर तुम्हारा मजा पूरा हो गया हो तो अब कई मत चुकाओ, लॉर्ड कार्डिनल सिपेट। कार्डिनल एक पल के लिए ठहरता है, फिर उसके होंठों पर फिर वही खतरनाक मुस्कान लौट आता। मुझे लगता है तुम्हारे घर में लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि मौत को जल्दी कैसे बुलाया जाए। और तभी उसकी हथेली धीरे धीरे आइजैक की ओर बढ़ने लगी। एसली जमीन पर घुटनों के बल गिरा पड़ा था। कार्डिनल रेड की डरावनी ऑरा से कांपता हुआ जमीन पर हाथ जमाए चिल्लाता है, भागिए माय लॉर्ड, जल्दी भागिए। लेकिन तभी कार्डिनल की खतरनाक ऑरा अचानक थम जाती। इजाक अब भी निश्चिंत मुद्रा में खड़ा था। वो कार्डिनल की तरफ देखकर शांति से मुस्कुराता है। धन्यवाद लॉर्ड कार्डिनल। फिर उसने एक टोकन आगे बढ़ाते हुए कहा, यह आपकी कीमत से कहीं ज्यादा। इसलिए एक पल को समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है। कार्डिनल तो इजाक को मारने नहीं आया था, वो तो ये टोकन देने आया था। पूरा दृश्य देखकर एसिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कार्डिनल अब थोड़े शांत होकर पूछता है, एक बात बता आइजैक, वो मॉन्स्टर, क्या तूने सच में उसे खुद मारा? आइजैक मुस्कुराते हुए पास की मेज पर बैठ जाता है, एक पैर दूसरे पर चढ़ा लेता है। ये एक ट्रेड सीक्रेट है लॉर्ड कार्डिनल, और तुम्हारी क्यूरियोसिटी समझ में आती है, क्योंकि तुम्हारे रेड हाउस को मॉन्स्टर से निपटना नहीं आता है, तभी तो तुम्हारा बेटा हार गया था। कार्डिनल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, फिर वो पलट कर जाने लगता है। मन ही मन सोचता है, तेज जुबान वाला हरामी। इजैक पीछे से हाथ हिलाकर हंसता है, सुरक्षित पहुंचना लॉर्ड कार्डिनल। एसिली तेजी से इजैक के पास दौड़ती है। आप ठीक तो हैं माय लॉर्ड? फिर चिड़चिड़ाकर बोलती है, रेड हाउस के लोग इतने घटिया क्यों होते हैं हर बार? इजैक एक लंबी सांस छोड़ते हुए हंसता है, क्योंकि रेड हाउस में कई बार लूनेटिक्स को हेड बना दिया गया है। एसिली उसकी हथेली की तरफ इशारा करती है। ये टोकन क्या है? आइजैक टोकन को देखकर धीमे से कहता है, ये मुझे सैंक्टा सीडीज की प्रिजन्स में दाखिल होने की अनुमति देता है। मन में सोचता है, अब मैं अपने पुराने सर्वेंट से मिल सकता हूं। अगले दिन द पेंटागन ऑफ गोल्ड। सुनहरी सजावटों से चमकती सेंट्रल हॉल में एक लड़की अपने बगल में खड़े लड़के से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है इस बार पेंटागन का किंग कौन बनेगा? लड़का आत्मविश्वास से कहता है, ऑब्वियसली गोल्ड टीम, उन्होंने आज तक एक भी किंग नहीं खोया। दूसरी तरफ कार्डिनल रेड जरघुले लहजे में सोचता है, लेकिन रेड टीम तो एज्योर से हार चुकी है। और तभी ऑडियंस में हलचल मच गई। कोई चिल्लाया, देखो ट्रेनीज आ गए। कौन सी टीम है? ये तो फेथ ऑफ एज्योर। और वो रहा आइजैक जोशुआ। पीछे से इजैक का एक टीममेट मन ही मन कांपता है। ये हरामी सच में जिंदा लौट आया। कितनी बार इसकी वजह से मरते मरते बचा हूं मैं। इजैक उन्हें देखकर मुस्कुराता है, फिर एकदम जोर से बोलता है, मैं सबको देख सकता हूं, मुस्कुराओ हरामियों। तभी दूसरी ओर से शोर उठने लगा, देखो देखो, ये रही गोल्ड टीम। आइजैक पलटकर उनकी ओर देखता है। गोल्ड टीम का लीडर मन ही मन जलता हुआ बुदबुदाता है, ये एज्योर वाले बदतमीज कहीं के। फिर उसे एक पुराना वाकया याद आता है। हमने हेलन एम्पायर की खोई हुई रेलिक को एक हॉस्टाइल नेशन से वापस लाया, कीना की मदद से। यह है एम्पायर की असली सर्विस। वो आगे बढ़ता है, मेजिस की लैंड से कुछ सर्वाइवर्स बचा लाए हो, सो व्हाट? इससे कुछ नहीं बदलता। दिमाग यूज करना सीखो मूर्ख एज्योर वालों। दूर खड़ा शूरी ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। सब इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? अनाउंसर की आवाज गूंजती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेनीज एंड ऑनर्ड गेस्ट्स ऑफ द पेंटागन ऑफ गोल्ड, कृपया खड़े हो जाइए। इस बार के पेंटागन के रिजल्ट्स खुद एम्परर द्वारा घोषित किए जाएंगे। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। एम्परर खुद अवार्ड सेरेमोनी में। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, ये पेंटागन कितना खास है। तभी तो एम्परर खुद आ गए। गोल्ड टीम के सारे ट्रेन्स झुक जाते हैं। मन ही मन, यस
यही मौका है, हम रेलिक लेकर लौटे तो अब एम्परर का आना तय था। अनाउंसर गरजता है। अब शुरू होती है पेंटागन ऑफ गोल्ड की इवैल्यूएशन सेरेमनी। व्हाइट टीम ने जो ट्रेजर लौटाया है वो है एम्पायर के खोए हुए रेयर बुक्स, जिन्हें वापस लाना एक अद्भुत कार्य माना जाए। शूरी और बाकी अजूर ट्रेन्स टेंस हो जाते हैं। अनाउंसर फिर बोलता है, रेड टीम ने वापस लाया एक पवित्र तलवार जिसे 300 साल पहले महान सोर्डस्मिथ आर्टी ने बनाया। भीड़ में हलचल मच जाती है। आर्टे के बनाए हुए आइटम्स आज भी अमूल्य माने जाते हैं। ये ट्रेन्स इस साल कुछ ज्यादा ही कमाल के निकले। पिछले साल तो इतने ट्रेजर्स आए ही नहीं थे। फिर अनाउंसर की आवाज गूंजती है, अब गोल्ड टीम की बारी है। और उसी वक्त एक पेंडेंट एम्परर के सामने पेश किया जाता है। सारी ऑडियंस से एक साथ आवाज उठी, अविश्वसनीय। उन्होंने वो इंपीरियल ट्रेजर लौटा दिया जो सैकड़ों साल पहले चुराया गया था। ये वही हार है जो बारबेरियन इन्वेडर्स चुरा ले गए थे, है ना? ये ट्रेजर तो पीढ़ियों से चला आ रहा था। शूरी की सांस अटकती है। वो हल्के से बुदबुदाता है, इंपीरियल ट्रेजर। तभी एम्परर खुद यहां मौजूद है। एम्परर ने उस पेंडेंट को ध्यान से देखा। कुछ पल वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये वाकई चमत्कारी है। ये वही है जो मेरे दादा के समय शादी के रस्मों में उपयोग होता था। मुझे लगा था इसे दोबारा देख पाना असंभव होगा, लेकिन तुम सब ने इसे वापस लाकर एम्पायर को गौरव लौटाया है। गोल्ड टीम, तुम वाकई में शानदार। गोल्ड टीम अपनी जगह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनके चेहरे पर गर्व उतर आया। उनमें से एक लड़का शूरी को घूरता है। उसकी नजरों में तिरस्कार और ठंडी हंसी दोनों थे। यही फर्क है हम में और तुम जैसे एज्योर लूजर्स में। अगर तुम्हें दम है तो लाओ कुछ इससे बेहतर। शूरी उसकी ओर चिढ़कर देखता है और मन ही मन सोचता है, ये कमीने आखिर सोच क्या रहे हैं। फिर से अनाउंसर की आवाज गूंजती है और अब बारी आती है एज्योर टीम की। पूरा हॉल एक पल को चुप हो जाता है। एज्योर टीम ने क्रशांदिया से उन पैलेडिन्स को वापस लाया है जिन्हें वर्षों पहले डीमंस ने अगवा कर लिया था। एक धीमी गूंज ऑडियंस में फैलती है। क्रशांदिया? वहां से कोई ट्रेनी जिंदा लौट आए, यही चमत्कार है। गोल्ड टीम का वही लड़का मन ही मन ताना मारता है, बस कुछ सर्वाइवर्स बचा लाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अनाउंसर फिर और ऊंची आवाज में बोलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एज्योर टीम ने उस मॉन्स्टर को भी गिरा दिया जिसने 14 साल पहले हमारे ट्रेनीज को मार डाला था। यह सुनकर गोल्ड टीम वाले लड़कों के चेहरे उतर जाते हैं। अनाउंसर अब घोषणा करता है, उस मॉन्स्टर को हराकर उन्होंने उन जख्मों को भर दिया जो एम्पायर ने 14 साल पहले सहे थे। हमारी जनता, हमारे सैनिक, हमारी उम्मीद, उन्होंने सब कुछ वापस ला दिया है। गोल्ड टीम का लीडर अब विजिबली परेशान था, मगर खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है। ठीक है, यह भी कर लिया उन्होंने, लेकिन इंपीरियल ट्रेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिंबॉलिक है। अनाउंसर की आवाज और तीव्र हो जाती है। लेकिन एज्योर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आर्केन एम्पायर के क्राउन प्रिंस हाइबरस रोम ब्रिटानिया को भी बचा लिया। गोल्ड टीम के लड़कों के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। किसे बचा लिया? अनाउंसर अपने हाथ में पकड़े कागज को उठाकर लगभग चिल्लाता है। होली हेलन एम्पायर ने आर्केन एम्पायर से आधिकारिक रूप से प्रिंस की जान के बदले मुआवजा मांगा है। उनसे वो वस्तु वापस मांगी गई है जो कभी उन्होंने हमसे चुराई थी। साथ ही हमारे लोगों से जबरन वसूले गए टोल टैक्स को खत्म करने की शर्त भी रखी गई है। और आर्केन एम्पायर ने हमारी सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। इजाक अब एकदम सीधा खड़ा है, दोनों हाथ आपस में बांधकर पूरे एटीट्यूड में। एम्परर अपनी सीट से उठकर खड़े होते हैं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। तुम सबने जो नतीजे मेरे सामने रखे हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि मैं कुछ पल को शब्द खो बैठा। वो सभी ट्रेनीज की ओर देखते हैं। तुम लोग सिर्फ वस्तुएं लेकर नहीं लौटे, तुम एम्पायर की आत्मा और लोगों का भविष्य लेकर लौटे हो। इंपीरियल ट्रेजर्स और लेजेंडरी आइटम्स एम्पायर को गौरव देते हैं, पर मेरे लिए मेरे लोगों की जान उनसे कहीं ज्यादा मायने रखती है। एजियर टीम ने न सिर्फ हमारे पैलेडिन्स को बचाया, बल्कि अनगिनत नागरिकों को जिनकी जिंदगियां भविष्य में इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री से सुरक्षित रहेंगी। और तो और उन्होंने एक फॉरेनर प्रिंस को भी बचाया। शूरी अब गोल्ड टीम की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी थकान नहीं बल्कि संतोष था। वहीं गोल्ड टीम के चेहरे अब सफेद पड़ते जा रहे। एम्परर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज
आत्मा होती है। क्या हमारी होली हेलन एम्पायर का यही उद्देश्य नहीं है, लोगों की आत्मा को बचाना? फॉरेन ट्रेड के रास्ते खोलना, टैक्सेशन का बोझ हटाना, ये सब आने वाले समय में हजारों लोगों की जान बचाएगा। रिव्यू बोर्ड जो इस साल के पेंटागन के निर्णय को पास करेगा। मुझे लगता है तुम सब भी अब मेरे जैसे ही निष्कर्ष पर पहुंच चुके हो। एक हल्की खांसी के बाद एम्परर दोबारा बोलते हैं, बिल्कुल, गोल्ड टीम द्वारा लाए गए ट्रेजर्स अद्भुत हैं, लेकिन एज्योर टीम ने जो किया है वो किसी ट्रेनी से कल्पना से परे है। ये तो एज्योर की असली पहचान की पुष्टि है, एक सच्चे क्लेरिक की पहचान, कमजोरों की रक्षा करना और जनता के लिए जीना। बाकी सभी टीमों ने सिर्फ मटेरियल वेल्थ वापस लाया है, जबकि एज्योर ने इस एम्पायर की आत्मा बचाई है। गोल्ड टीम के बीच खड़ा कीना अब दांत भींच रहा है, मन में उबलती नफरत के साथ सोचता है, इम्पॉसिबल। आइजैक ने यह सब पूरी कैलकुलेशन के साथ किया। वो जानता था कि लोग वापस लाकर सबको मजबूर कर देगा एज्योर को जिताने के लिए। ये सब आइजैक की योजना का हिस्सा। एम्परर फिर से मंच पर खड़े होकर फाइनल रिजल्ट घोषित करते हैं। अब हम इस साल के पेंटागन ऑफ गोल्ड के परिणाम घोषित करते हैं। ये बैच एक बार फिर सिद्ध कर चुका है कि वो असाधारण है। ऐसी टीम भी थी जिसने असंभव हालात में भी हार नहीं मानी और अपने लोगों को बचाया। इनकी उपलब्धियां न सिर्फ इनकी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। आइजैक, शूरी और पूरी एज्योर टीम के चेहरे चमक उठते हैं। एम्परर अपना हाथ हवा में उठाकर गर्जना करता है, और इसीलिए इस साल का पेंटागन ऑफ गोल्ड दिया जाता है एज्योर टीम को। पूरा हॉल एक पल को शांत रहा, फिर उसी शांति को तोड़ते हुए एज्योर टीम की खुशी पूरे हॉल में फैल गई। हंसी, चिल्लाहट, तालियां और आइजैक जो एक बार फिर सभी की सोच से ऊपर साबित हो चुका। कुछ देर बाद इलाई एशवा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ डॉर्मेट्री की ओर बढ़ रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो बस इतना कहा था कि वो जिंदा लौट आए, लेकिन आइजैक ने तो कमाल ही कर दिया। शायद वो सच में सेंट बन सकता है और हमारे हाउस का नाम रोशन करेगा। उसकी सोच गहराती जा रही थी। उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सी खामियां हैं, लेकिन अगर उसे थोड़ा अनुशासन मिल जाए तो सब ठीक हो सकता है। हाँ, शायद यही सही होगा। इलाई जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था, तभी अंदर से जोर की आवाज आती है, सक्सेसर? उसकी हैसियत कचरे से ज्यादा नहीं। आइजैक दोनों हाथ फैलाकर अपनी पूरी टीम को समझा रहा था। आवाज में वो घमंड था जो अभी अभी जीत से लौटा हो। बस उस बूढ़े को मीठी मीठी बातें सुनाओ, साथियों की परवाह जताओ और कुछ पवित्र श्लोक सुना दो, फिर जोर से हंसता है। बस इतना ही करना है और मेरा पेट्रियार्क तो फिदा हो जाएगा। आइजैक बिना रुके बोले जा रहा था, एज्योर की पेंटागन में किंग बनना, उसकी चिंता छोड़ो। ग्रैंडफादर तो वैसे भी हमें ही देगा वो जगह। अब समझ आया। ऐसा लगता है जैसे मैं अब अजेय बन गया हूं। ये फीलिंग गजब है। लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आइजैक चौंक कर पीछे मुड़ता है। व्हाट? सब अचानक चुप क्यों हो गए? और तभी इलाई सामने खड़ा है। उसकी लाल आंखें आइजैक को घूर रही हैं, गहराई से, ठंडी सांसों की तरह चुभती हुई। फिर उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा, आइजैक। आइजैक की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। उसकी हंसी गायब, चेहरा सफेद पड़ गया। इलाई बिना कुछ कहे धीरे से कहता है, लगता है मेरे लिए अपने उत्तराधिकारी की बात करना अभी बहुत जल्दबाजी थी, और लगता है तुझे अनुशासित करना भी बेकार है। आइजैक अब पूरी तरह पसीने में डूब चुका था। उसके मन में चीख गूंजी, ओ फक, वो कमीने चुप क्यों रहे? अगर उन्हें पहले से पता था कि पेट्रियार्क मेरे पीछे खड़ा है। इलाई वहां से निकल जाता है। आइजैक गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाता है, क्या बकवास है ये? फिर सोचता है, मुझे ही टारगेट क्यों किया जाता है हर बार उन क्रू ट्रेनिंग सेशंस में? खजानों से मुझे बहकाया ताकि मैं फेल हो जाऊं, और अब मुझसे कहते हैं कि वो मोटी किताबें पढ़कर 100 पेज कॉपी करो, जो पढ़ने तक में मुश्किल है। क्या ये इंसाफ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पीछे खड़ा डीमन स्पिरिट हल्की सी चिंता के साथ कहता है, तुमने उसके सामने बेहूदगी से वो सब बातें कह दी थी। फिर उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने साफ कह दिया था, अगर तुमने सारे टास्क पूरे नहीं किए तो वो तुम्हें लोएस्ट स्कोर देगा। क्या तुम वाकई फेल होना चाहते हो?
आइजैक फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसता है, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आती है। एक रास्ता है, अंकिल। थोड़ी देर बाद सामने रिले खड़ा है, लेकिन आइजैक अचानक तेजी से भागता है और सीधे रिले से लिपट जाता है। अंकल! रिले चौंक जाता है। आइजैक ने मासूम सा चेहरा बनाया, आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में बोला, अंकल। रिले तुरंत गुस्से में भर जाता है। किसने तुझे रुलाया? उसका सिर ले आऊंगा। आइजैक और ज्यादा मासूम बनता है, जैसे किसी ड्रामे का मास्टर हो। मुझे लगता है ग्रैंडपा मुझसे नफरत करता है। शायद मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। पीछे डीमन स्पिरिट उसकी ये एक्टिंग देखकर उल्टी करने लगता है। रिले घुटनों के बल आकर आइजैक को संभालता है। फादर, क्यों? क्या हुआ? आइजैक जानबूझकर कहानी में ट्विस्ट डालता है। ग्रैंडफादर ने मुझे डॉर्म्स छोड़कर वापस घर जाने को कहा। मैंने शराब मांगी थी, पर उन्होंने कहा मैं बहुत छोटा हूं और मैं उस लायक नहीं। पीछे से इल्लाई का चेहरा दिखता है, पूरा कंफ्यूज्ड, जैसे सोच रहा हो यह सब कब हुआ। रिले परेशान होकर सोचने लगता है, फादर ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो आइजैक की इच्छा शक्ति को परखना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा भाई और उसकी पत्नी मेरे लिए माँ बाप जैसे थे। जब उन्हें खोया तो मेरी दुनिया बिखर गई थी, और जब पता चला कि मेरा भतीजा जिंदा है तो जैसे मेरी खोई हुई दुनिया लौट आई। इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान तक भी दे सकता हूं। आइजैक अब रिले के पास जाकर उसे घूरने लगा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पीछे से डीमन स्पिरिट फिर बड़बड़ाता है, अब क्या कर रहे हो? आइजैक फिर से शुरू करता है अपनी इमोशन लोडेड एक्टिंग। आइजैक तो बस पेंटागन ऑफ एज्योर पास करना चाहता था, एक सच्चा प्रीस्ट बनना चाहता था और स्केलेटन किंग को तुम्हारे साथ मिलकर हराना चाहता था, अंकल। रिले अब पूरी तरह आइजैक की बातों में डूब चुका है। आइजैक, रिले अचानक जोश में उठ खड़ा होता है। चिंता मत कर आइजैक, तेरे अंकल सब संभाल लेंगे। आइजैक थोड़ा चौंकता है। सच में? रिले अपना हाथ सीने पर रखकर चिल्लाता है, हाँ, पेंटागन गई भाड़ में। मैं तुझे ऐसे पास करवा दूंगा जैसे तू आंख बंद करके निकलेगा। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। और वहां से निकलते हुए वो जोर से चिल्लाया, डोंट वरी आइजैक। डीमन स्पिरिट ने ठंडी सी आवाज में पूछा, पेंटागन ऑफ एज्योर कल है, क्या सच में रिले सब संभाल लेगा? आइजैक अपनी ट्रेडमार्क मासूम शरारत के साथ मुस्कुराया, अंकल सब संभाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर उसकी आंखों में हल्की गंभीरता उभरी। वैसे भी अभी एक और ज्यादा जरूरी काम है, मन ही मन सोचता है। एग्जीक्यूशन से पहले मुझे अपने अंडरलिंग से मिलना है। अगले दिन सैंक्टा सीडीज की प्रिजन में आइजैक दो भारी भरकम गार्ड्स के सामने खड़ा था। उनमें से एक गार्ड ने कार्डिनल ऑफ रेड की मोहर वाला टोकन ध्यान से परखा और वापस लौटाते हुए बोला, मैंने वेरीफाई कर लिया है, ये असली टोकन है, लेकिन तुम उनसे सिर्फ 14 दिन बाद मिल सकते हो। आइजैक टोकन लेते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है, इस छोटे से टोकन में कितनी पावर छुपी है। फिर आंखों में चमक के साथ टोकन लहराता है। एग्जीक्यूशन में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे 14 दिन बाद मिलूं, जब उनके सिर लुढ़क रहे होंगे। एक गार्ड चौंक कर बोला, ठीक है, चलो 1 हफ्ते कर देते हैं। दूसरा गार्ड दोनों हाथ दिखाते हुए फट पड़ा, बिल्कुल नहीं, यह नामुमकिन है। पहला गार्ड भी घबराकर बोला, सिक्योरिटी प्रोसेस में हमें कम से कम 10 दिन तो चाहिए ही। दूसरा फिर जोर देता है, तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हें उनसे मिलने दिया जा रहा है, बस यही काफी है। लेकिन उसकी बात बीच में ही आइजैक की ठंडी सी आवाज से कट जाती है। 5 दिन। गार्ड्स हड़बड़ा गए। नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तभी आइजैक फिर से बीच में टोकते हुए बोला, 3 दिन। अब वो दोनों को पूरी तरह इग्नोर करता है और खिड़की की ओर देखता है। कमीने, अभी के अभी मिलने दो। गार्ड हाथ फैलाकर रोकते हैं, कल, उससे कम नहीं हो सकता। आइजैक एक गार्ड के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया, अच्छा है, यही ठीक रहेगा। गार्ड मन ही मन सोचते हैं, हमारे पेट्रियार्क ने इस ब्रैड को अपना टोकन क्यों दे दिया? दोनों अपना माथा पकड़ते हैं। पीछे डीमन स्पिरिट ने तंज कसा, तू तो अभी उनसे मिलने आया था ना? आइजैक हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाता है, नहीं, आज के पेंटागन में किंग बनने से पहले एक खास फायदा होगा, उनसे कल मिलना ही बेहतर होगा। रिले ने खुद कहा था वो अपने प्यारे भतीजे के लिए कुछ भी करेगा।
डीमन स्पिरिट हंसते हुए छेड़ता है, प्यारा भतीजा। आइजैक शांत स्वर में उसे चुप कराता है। शट अप, फिर खुद से ही कहता है, अब देखता हूं टेस्ट कितना आसान होता है। डीमन स्पिरिट ने भी मजा लेते हुए जोड़ा, रिलाई की बात हो रही है, उसने तो टेस्ट इतना आसान बना दिया होगा कि बच्चा भी पास कर जाए। अब पेंटागन ऑफ गोल्ड रिव्यू बोर्ड अनाउंसर की गूंजती आवाज पूरे एरिना में फैलती है। पेंटागन ऑफ एज्योर में हिस्सा ले रहे ट्रेनीज और उन्हें देखने आए रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आपका स्वागत है। आइजैक की टीम के सभी साथियों के चेहरे पर उत्साह छलक रहा था। सब एक ही बात चिल्ला रहे थे, पेंटागन का आखिरी टास्क है कुछ मॉन्स्टर्स को हराना। आइजैक एकदम फीका सा लग रहा था, आंखों में हल्का डिस्मे, मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो बच्चों का खेल है, ये क्या मजाक है, इतना आसान टेस्ट। उसके टीममेट्स आइजैक को चिढ़ाते हुए हंसते हैं, जैसे सोचा था तुमने अपनी फैमिली से बात की ना आइजैक, अगर अब भी फेल हो गए तो खुद को ही मार डालना पड़ेगा। शूरी खुशी में आइजैक के कंधे पर हाथ रखता है और दूसरी उंगली से सामने इशारा करता है। ऊपर से हमें जो मॉन्स्टर्स हराने हैं, आगे खड़े हैं कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर्स, बिल्कुल स्केलेटन्स जैसे, हिलते हुए। और तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है, वो सिर्फ स्केलेटन्स है। स्केलेटन्स अपनी ही डरावनी भाषा में चीख रहे थे, ये हमारा किंग है। हमारे किंग, आप इतने समय कहां थे? हमारा किंग हमें बचाने आया है। डीमन स्पिरिट उन्हें घूरते हुए आइजैक से कहता है, तो ये फ्रैट्रिसाइड होगा। आइजैक गुस्से में बुदबुदाता है, धोखेबाज रिलाय। पीछे रिले का एक आफ्टर इमेज दिखता है, जैसे वो हंसते हुए अपना अंगूठा दिखा रहा हो अपने भतीजे के लिए। ऑल द बेस्ट आइजैक। आइजैक मन ही मन याद करता है एक कड़वा सच, स्केलेटन्स, उनका नाम सुनकर भी रोना आता है। बेहद कमजोर मूर्ख जिन्हें कोई गिनता तक नहीं। डीमन वर्ल्ड के अछूत, क्लेरिक टेस्ट्स, नोबल ट्यूशंस, बच्चों के फेस्टिवल्स, हर जगह बुलाए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, बस एंटरटेनमेंट के लिए। टर्न अनडेड से अगर वो मारे जाएं तो सीधा नर्क भेज दिए जाते हैं और फिर उन्हें शुरुआत से सब दोबारा करना पड़ता है। लेवल 1 से आइजैक की पुरानी यादों में हमें एक अलग ही आइजैक दिखाई देता है। वो आज वाला आइजैक नहीं, बल्कि एक लेवल 1 स्केलेटन है, टूटी हुई हड्डियां, बुझा हुआ मन और थकी हुई रूह। उसके सामने एक गॉड बैठी है जो थक कर कहती है, तू फिर मर गया। ये 43,721,037वीं बार है। वर्तमान में लौटते ही आइजैक की आंखों में ज्वाला फूट पड़ा। गुस्से से कांपते हुए वो मन ही मन चीख उठा, तुम हरामियों क्लेरिक्स, तुमने हिम्मत कैसे की इन मासूम आत्माओं को मेरे सामने बुलाने की, मेरे सामने, स्केलेटन किंग के सामने। दूसरी तरफ स्केलेटन्स की मासूम चीखें गूंज रही थीं। वो आपस में एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे, हम कहां आ गए? क्या ये सपना है? पता नहीं, लेकिन हमारा किंग यहां है, हमारा किंग वापस आ गया। शूरी और बाकी चिल्ला रहे हैं, आइजैक टर्न अनडेड करो, इन्हें नर्क भेज दो। हाँ, ये अनडेड तो होली स्पेल से आसानी से मर जाएंगे। आइजैक फ्रस्ट्रेशन में एक हाथ अपने सिर के पीछे ले जाकर खुद से ही झुंझलाता है। टर्न अनडेड, डीमन स्पिरिट फुसफुसाता है। टर्न अनडेड बहुत आसान स्पेल है, बस इस्तेमाल करो। आइजैक के अंदर तूफान उठता है। मैं करोड़ों बार मरा हूं, सिर्फ उस घटिया टर्न अनडेड के हाथों। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस स्पेल को इन मासूमों पर इस्तेमाल करूं? क्या तुम पागल हो गए हो? रिलाई, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तभी स्केलेटन्स आइजैक की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो हमारे लिए आया है, किंग आ गए। सारी हड्डियां खुशी से किलकारियां मारती हुई आइजैक पर कूद पड़ती हैं, एक के ऊपर एक गिरते हुए, जैसे कोई अपने बिछड़े पिता से मिल रहा हो। वो इतने समय तक कहां थे? वो आखिरकार हमें लेने आए हैं। आइजैक जमीन पर गिरा हुआ मन ही मन कराहता है, समझ गया, खुश हो मुझसे मिलकर, लेकिन तुम सब बहुत भारी हो। शूरी कंफ्यूज्ड होकर उंगली से इशारा करता है, क्या ये स्केलेटन्स उस पर हमला कर रहे हैं? पीछे से एक टीममेट जोड़ता है, या फिर उसे कुचलने की कोशिश? शूरी फिर कहता है, नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो सब आइजैक से मिलकर खुश हैं। आइजैक स्केलेटन्स को घूरते हुए सोचता है, अगर मैंने गलती कर दी तो ये सब पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं। मुझे बस इनकी माना कोर्स निकालनी होगी ताकि ये लड़ ना सके। तभी अनाउंसर की आवाज गूंजती है, टेस्ट शुरू हो चुका है। आइजैक सोचता है,
शायद मैं बाद में इनकी माना कोर्स लौटा दूं, लेकिन अनाउंसर फिर ऐलान करता है, इस टेस्ट में आप उनकी मैना कोर्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ टर्न अनडेड से ही उन्हें खाक करना होगा। आइजैक स्केलेटन्स के बीच गुस्से में मन ही मन चिल्लाता है, तुम सब हरामखोर प्रीस्ट्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे से रिलाय का साथी खुशी में चिल्लाता है, आइजैक, मैंने सब सेट कर दिया है, तू आराम से फर्स्ट आएगा। आइजैक अपने अंदर ही गूंजते लावे में बड़बड़ाता है, जोशुआ, तेरे पूरे खानदान को राख कर दूंगा। ऑडियंस में कुछ लोग भी बातचीत कर रहे हैं, ये टेस्ट तो हद से ज्यादा आसान है, बस टर्न अनडेड करना है। हाँ, ये स्पेल तो ज्यादातर अनडेड्स के लिए ओवरपावर्ड होता है, माना कोर एक्सट्रैक्शन की जगह ये रखा गया, कोई बच्चा भी ये कर सकता है। आइजैक गुस्से में कुछ स्केलेटन को जोर से पीछे फेंकता है। ये सब तो और भी खराब है। स्केलेटन्स कंफ्यूजन में तितर बितर हो जाते। आइजैक अपने अंदर बवाल छुपाते हुए एक स्पेल तैयार करता है। तुम सब सोचते हो मैं टर्न अनडेड इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने अटैक स्पेल्स से हराऊंगा। माफ करना मेरे बच्चों, होली स्पेल्स तुम्हारे लिए जानलेवा हैं, लेकिन नर्क भेजे जाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें दर्द से बचा लूं। स्केलेटन्स अब भी आइजैक के लिए तड़प रहे हैं। हमारे किंग ने हमें देखा। मास्टर, हमें बताइए क्या करना है। मैं तो बस खुश हूं फिर से अपने मास्टर से मिलकर। अचानक आइजैक घुटनों पर गिर पड़ा और टूटी आवाज में बोला, मैं ये नहीं कर सकता। क्या? शूरी अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, तू इतना आसान काम भी नहीं कर पा रहा जो कोई बच्चा भी कर सकता है। आइजैक ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं नहीं कर सकता। स्केलेटन्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। मास्टर, आप हिल क्यों नहीं रहे? मास्टर, क्या आपके पास मैना नहीं है? आपको ड्रैगन फॉर्ज में डाल दें ताकि आपकी मैना फिर से आ जाए? आइजैक चिल्लाता है, मैं अब स्केलेटन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। अगर मुझे आग में डाला तो मैं जल जाऊंगा। आइजैक की बात सुनकर रिलाय का साथी दंग रह जाता है। उसने क्या कहा? इंसान? क्या वो उन स्केलेटन्स को इंसानों की तरह देख रहा है? आइजैक खुद भी हैरान रह गया। ये उसने गलती से क्या कह दी? ऑडियंस में काले बालों वाला व्यक्ति हाथ अपने होठों पर रखकर कहता है, शायद वो समझ गया है कि ये स्केलेटन्स कभी इंसान थे। गोल्डन हेयर वाला साथ में जवाब देता है, शायद वो उन डिमोनिफाइड ह्यूमंस को बचाना चाहता है। एज एक्सपेक्टेड ऑफ द फेथ ऑफ एज्योर। आइजैक के चारों ओर ऑडियंस की आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ लोगों की आंखों में डिवोशन है तो कुछ में पागलपन। जैसा हमने उम्मीद की थी, सैंटस के बेटे से यही आशा थी। कितनी पवित्रता। आइजैक की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। वहीं शूरी फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। ये सब पागल हो चुके हैं, वो इतना नेक काम कर ही नहीं सकता। शूरी आइजैक की तरफ बढ़ता है, उसकी चाल तेज, आवाज सख्त। हटो रास्ते से आइजैक, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। टर्न। लेकिन उसके लफ्ज अधूरे रह जाते हैं। इजाक का एक जोरदार मुक्का सीधा उसके मुंह पर लगता है। अगले ही पल शूरी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ता है। इजाक दांत भींचते हुए मन ही मन सोचता है, अगर किसी ने टर्न अनडेड इस्तेमाल किया तो ये सब नरक में जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो गहरी सांस भरता है, अपनी हथेलियों में एनर्जी जमा करता है। टर्न अनडेड, मन ही मन सोचता है, बच्चों को बचाते हुए ही मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। फिर आइजैक अपनी एनर्जी से भरा हुआ हाथ जमीन पर मारता है। अगले ही पल चारों ओर एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज फैल जाती है। तेज चमचमाती रोशनी पूरे इलाके को ढक ले। ऑडियंस की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये टर्न अनडेड है, इतनी विशाल स्केल पर पहले कभी नहीं देखा। आइजैक की फैलाई हुई रोशनी से स्केलेटन्स खुश हो उठते हैं। वो ऊपर की ओर हाथ उठाकर चिल्लाने लगते। अगले ही पल आइजैक का सर्वेंट शैडो लिच सामने प्रकट होता है। आइजैक फौरन आदेश देता है, शैडो लिच, बच्चों को अपनी परछाई में छुपा दो। शैडो लिच ने गहरी आवाज में जवाब दिया, यस मास्टर। शैडो लिच फौरन स्केलेटन्स को अपनी शैडो में खींच लेता। पूरी ऑडियंस हक्की बक्की रह जाती है। हुआ क्या? स्केलेटन्स कहां चले गए? इजाक हल्की सी मुस्कान के साथ राहत की सांस लेता, फिर थककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। ऑडियंस में एक चिल्लाता है, उसने सबको एक ही बार में खत्म कर दिया। चारों तरफ तालियां गूंजने लगती हैं। अमेजिंग, ये किसी ट्रेनी के बस की बात नहीं, ये तो बिशप के लेवल पर है। सैंटेस का बेटा सचमुच अद्भुत। आइजैक अंदर ही अंदर दांत भींचता है। तुम सड़े हुए क्लेरिक्स, मैं तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा। दूसरी तरफ किसी ने गंभीर लहजे में कहा,
रेड का कार्डिनल आइजैक को साथ लेकर जाने की सोच रहा है। उसे पूरा यकीन है कि आइजैक ऑफरिंग सेरेमोनी में किसी इविल गॉड को बुलाएगा। इलाई अपना हाथ गले पर रखते हुए बोलता है, काश वो बस किसी मीडियम लेवल गॉड को ही बुलाए। सामने गोयल और रिलाई खड़े हैं। गोयल आंखों में चिंता लिए बोलता है, अगर तुम सुनोगे कि किस गॉड ने आइजैक को चुना तो तुम उछल पड़ोगे। इलाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या ये किसी इविल गॉड से भी बदतर है? रिलाई एकदम ब्लैंक हो जाता है। गोयल फिर से बोल पड़ता है, आवाज में घबराहट, तुम उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। इलाई चिढ़कर कहता है, धत्त तेरी, वो कौन सा सड़ा हुआ भगवान है जो उससे जुड़ गया? रिलाई भी अब गहरे तनाव में है। क्या वो कोई डिजास्टर लेवल गॉड बुलाने वाला है? इलाई थकी हुई सांस छोड़कर बुदबुदाता है, इसीलिए हमारी पहली प्रायोरिटी है आइजैक को वापस लाना। मैंने बुलावा भेजा है, जवाब जल्द मिल जाएगा। उसी वक्त एक सर्वेंट भागता हुआ आता है। पेट्रियार्क, मैं लॉर्ड आइजैक से मिलकर लौटा हूं। वो अभी सैंक्टा सीडीज के प्रिजन की ओर बढ़ रहा है। इलाई, रिलाई, गोयल तीनों चौंक जाते हैं। इलाई गुस्से में बड़बड़ाता है, सैंक्टा सीडीज का प्रिजन, वहां तो रेड फेथ का कंट्रोल है, वो वहां कैसे जा सकता है? सर्वेंट जवाब देता है, कार्डिनल ऑफ रेड ने उसे टोकन दिया है जिससे वो प्रिजन में जा सकता है। इलाई की आंखों में खून उतर आता है। उस लाल कमीने ने एक बच्चे को फुसलाने के लिए इतनी सस्ती चाल चली। गोयल और रिलाई दोनों घबरा जाते हैं। इलाई गुस्से से चीख उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या उसे लगता है मैं ऐसी सस्ती चालें नहीं चला सकता? हम अभी के अभी सैंक्टा सीडीज प्रिजन चलेंगे।